एक तूफानी रात में माइक इंसुलिन भीगता हुआ अपनी गाड़ी से एक होटल की तरफ जा रहा था। वो काफी जल्दी में लग रहा था। माइक एक राइटर था और वो हॉरर स्टोरीज लिखा करता था। वो अलग अलग शहरों में जाके वहाँ की हॉन्टेड प्लेसेस में रहता था और वहाँ के एक्सपीरियंस अपनी बुक्स में लिखा करता था। होटल में आके माइक वहाँ के ओनर से मिलता है और उसको कहता है कि वो माइक को वहाँ के सबसे हॉन्टेड रूम में लेके जाए। शुरू में तो ओनर घबराता है, लेकिन माइक के इंसिस्ट करने पर वो माइक को रूम नंबर 14 की चाबी देता है। माइक जल्दी से वो चाबी पकड़ के अपने रूम में जाता है। उसका रिएक्शन देख के साफ पता लग रहा था कि माइक भूतों वगैरह में नहीं मानता, लेकिन कमरे में जाके फिर भी वो अपने सब इक्विपमेंट को निकालता है और चेक करता है कि यहाँ कोई एक्टिविटी है या नहीं। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बोर होके सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है और एक बुक स्टोर पे जाके अपनी बुक साइनिंग इवेंट के लिए पहुँचता है। जब माइक वहाँ जाता है तो बस कुछ लोग ही उसका इवेंट अटेंड करने आए हुए थे। वो उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते हुए कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, बस इंसान का वहम है। उसके बाद वो अपने रीडर्स के लिए बुक साइन करने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की माइक की एक काफी पुरानी बुक लेके आती है और हमें पता चलता है कि पैरानॉर्मल बुक्स लिखने से पहले माइक लव स्टोरीज बुक लिखा करता था। वो लड़की कहती है कि वो माइक की इस बुक से काफी अटैच्ड है क्योंकि वो उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है, खास तौर पे वो पार्ट जहाँ पर माइक ने एक बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में लिखा है। फिर वो माइक से पूछती है कि वाकई ऐसा कुछ कभी हुआ है। माइक उसको मना कर देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। इवेंट खत्म होने के बाद माइक अपने घर लॉस एंजलिस जाने लगता है। उसके बाद वो रास्ते में रुक के एक बीच पर जाता है। जब वो पानी के बीच में जाने लगता है तो वो अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देखता है जिसके पीछे कुछ लिखा था। माइक उसको पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ी वेव आती है जो माइक को पानी में डुबाने लगती है। माइक समुद्र के किनारे पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेता है। उसके बाद माइक एक पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां से अपने मेल लेता है और तभी उसे वहां एक होटल का पोस्ट कार्ड मिलता है। इस होटल का नाम डॉल्फिन होटल होता है और इस कार्ड पर लिखा होता है कि रूम नंबर 1408 में मत जाना। माइक इसको देख के काफी क्यूरियस होता है और वो इस होटल पर कॉल करता है और वो उनसे रूम नंबर 1408 के बारे में पूछने लगता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो रूम कभी भी किसी डेट पर भी अवेलेबल नहीं है और ये कि माइक कोई और रूम बुक कर ले, लेकिन माइक हार मानने वालों में से नहीं था। अब वो इंटरनेट पर डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 के बारे में सर्च करने लगता है और माइक को पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने उस रूम में सुसाइड की है, जिसकी वजह से वो रूम सालों से बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद माइक अपने पब्लिशर सैम को कॉल करता है। वो कहता है कि सैम उस रूम के बारे में पता करे और उन लोगों को बताए कि अगर वो अपना खाली कमरा हमें नहीं देंगे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद माइक न्यूयॉर्क जाता है और वहां से एक कैब करवा के डॉल्फिन होटल पहुंचता है। वो बहुत ध्यान से उस जगह को देखता है और उसे यहाँ कुछ अजीब नहीं लगता। उसके बाद माइक वहां पर खड़ी फीमेल रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी डिटेल्स बताता है और जब वो उसको बताता है कि उसे रूम नंबर 1408 में जाना है तो वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने मैनेजर के पास ले जाती है। इस मैनेजर का नाम जेरल्ड था। जेरल्ड माइक से पूछता है कि वो कितना टाइम उस रूम में रहना चाहता है। माइक उसको कहता है कि उसे वो रूम पूरी रात के लिए चाहिए, लेकिन जेरल्ड माइक को बताता है कि आज तक कोई भी उस रूम में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहा और ये भी बताता है कि अब तक 56 लोग इस रूम में मर चुके हैं। उसके बाद जेरल्ड माइक को अपनी डायरी देता है जिसमें इन सभी मरने वालों की मौत की डिटेल्स होती हैं। वो माइक से कहता है कि माइक वहां नहीं रह सकता, लेकिन माइक हार मानने वालों में से नहीं था। माइक के लिए ये एक न्यू गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिससे उसको अपनी नई किताब के लिए कंटेंट मिलेगा। माइक कहता है कि वो यहाँ से किसी कीमत पर भी नहीं जाएगा जब तक उसको वो नहीं मिल जाता जो उसे चाहिए और आखिर पर जेरल्ड उसे रूम नंबर 1408 की चाबियां दे देता है। इसके बाद जेरल्ड माइक को चौथे फ्लोर तक छोड़ के आता है। माइक वो सुसाइड डायरी पढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ जाने लगता है और तभी वहां पर उसे एक स्टाफ लेडी नजर आती है जो देख के माइक को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद माइक रूम नंबर 1408 में जाता है और वहां की लाइट्स जला के दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करने लगता है। माइक उस जगह को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है और कहता है कि ये जगह तो उसकी सोच से भी ज्यादा बेकार और बोरिंग है। उसके बाद एकदम से रेडियो पर एक सॉन्ग चलने लगता है। जब माइक मुड़ के देखता है तो उसको तकिए पर 2 चॉकलेट्स नजर आती हैं, जिनमें से एक चॉकलेट माइक खा लेता है। वो कुछ आवाजें सुनता है और उसे लगता है कि कमरे में कोई है। उसके बाद माइक म्यूजिक बंद कर देता है और अब वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसे अपनी बुक में लिखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है, लेकिन अभी तक उसे रूम के खतरे के बारे में एहसास नहीं हो रहा था। माइक को लग रहा था कि बस होटल स्टाफ उसको किसी तरह डराने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। माइक थर्मोस्टेट से इसको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था और जब ये माइक के कंट्रोल में नहीं होता तो वो होटल ऑपरेटर को कॉल करता है और कहता है कि वो किसी मैकेनिक को भेजें इसे ठीक करने के लिए। उसके बाद माइक अपने रूम को यूवी लाइट्स की मदद से चेक करने लगता है और तब उसे हर जगह खून के निशान नजर आने लगते हैं। तभी मैकेनिक भी बाहर दरवाजे पे आ जाता है। माइक देख के खुश हो जाता है कि फाइनली मैकेनिक आ गया। माइक उसको अंदर बुलाता है, लेकिन वो मैकेनिक रूम के अंदर आने से मना कर देता है
और कहता है कि उसको उसकी जान प्यारी है। वो माइक को बाहर से खड़े हुए गाइड करने लगता है और बताता है कि थर्मोस्टेट को ऐसे ठीक करे। माइक उसकी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपना थर्मोस्टेट ठीक कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब माइक उस मैकेनिक का शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ ही देर बाद वो रेडियो फिर से चल गया और वो गाना बहुत जोर से बजने लगा। उस रेडियो पर लगी घड़ी पर 60 मिनट का टाइमर लग गया और उस पर एक बहुत ही इरिटेटिंग साउंड बजने लगा। थोड़ी देर के लिए माइक को सुनना बंद हो गया और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वहाँ बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दी, लेकिन उसे जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। उसके बाद वो खिड़की खुद ब खुद माइक के हाथ पर गिर गई, जिसकी वजह से माइक का हाथ जख्मी हो गया। माइक जल्दी से अपना जख्म साफ करने के लिए बाथरूम में आया, लेकिन वहाँ पर लगे हुए टैप का पानी एकदम से उबलने लगा, जिससे माइक का हाथ जल गया। माइक अपने रूम में आया और अपने हाथ पर बैंडेज लगाने लगा और तभी रेडियो पर आवाज आने लगी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। घबराते हुए माइक ने उस रेडियो की वायर निकाल दी, लेकिन उस रेडियो का टाइमर अभी भी चल रहा था और अब माइक को पता चल गया था कि वो आज सच में किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। माइक ने अपना सारा सामान उठाया और उस रूम को छोड़ के भागने लगा, लेकिन उस रूम की चाबी लॉक के बीच में ही टूट गई और उस दरवाजे का नॉब भी टूट गया। माइक ने घबराकर दरवाजे पे किक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद माइक जल्दी से खिड़की पर गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसे वहाँ सामने बिल्डिंग की खिड़की में एक आदमी नजर आया। माइक जोर जोर से चिल्ला के उसको बुलाने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ये तो माइक का अपना रिफ्लेक्शन था। और तभी माइक देखता है कि कोई उसके रिफ्लेक्शन के पीछे से उसको एक नाइफ से मारने आ रहा है। माइक जब पीछे मुड़ता है तो वो उसी घूस्ट को अपने पीछे देखता है जो माइक के ऊपर हमला करने लगा था। माइक जमीन पर गिर जाता है और हार मान के आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है तो वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। अब माइक परेशान होने लगा था और उसे लगता है कि अब वो चीजों को हेल्यूसिनेट कर रहा है। जब वो अपने सवालों के जवाब ढूंढता है तो उसे याद आता है कि होटल के मैनेजर ने उसे रूम में आने से पहले एक ड्रिंक पिलाई थी और उसे लगता है कि हो ना हो उसी ड्रिंक में कोई ऐसी चीज थी जिससे माइक को ये सब वहम हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि चॉकलेट जो उसने खाई थी उसमें कुछ हो। अचानक से वहाँ रखे टीवी पर माइक और उसकी फैमिली की वीडियो चलने लगती है। वो अपनी एक्स वाइफ लिली और अपनी बेटी कैटी के साथ खेल रहा था। माइक ये देख के इमोशनल हो जाता है और टीवी पर से जाके अपनी बेटी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो टीवी बंद हो जाता है। उसके बाद माइक को अपने साथ वाले दरवाजे के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। माइक सोचता है कि उस बच्चे के साथ जरूर उसकी माँ भी वहाँ होगी। वो दीवार पर जोर जोर से मार के मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे मामला और खराब होने लगता है और उस बच्चे की आवाज बहुत तेज होने लगती है। इतनी तेज आवाज से अब माइक को तकलीफ होने लगती है। माइक इस आवाज से पैनिक करने लगता है और तंग आके वो एक कुर्सी उठा के दीवार पे मारता है, जिसके बाद वो आवाजें बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होता है। माइक देखता है कि दीवार से खून बहने लगा था, जैसे माइक ने किसी दीवार की जगह किसी इंसान को मारा हो। उसके बाद माइक दीवार पर लगे हुए मैप को चेक करने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ उसके रूम के साथ बहुत से और रूम्स भी जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब दरवाजा तो जाम हो चुका था, इसलिए माइक फैसला करता है कि वो खिड़की के जरिए बाहर जाएगा और अपने लिए मदद बुलाएगा। माइक खिड़की से बाहर निकल के डरता हुआ बिल्डिंग के साथ साथ जाना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही आगे जाके माइक को पता चलता है कि उस फ्लोर पर रूम नंबर 1408 के अलावा और कोई रूम नहीं है। घबराते हुए अब माइक वापस अपने रूम में आना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक औरत का घोस्ट नजर आता है जो माइक पर अटैक करता है और जिससे डर के माइक बिल्डिंग के साथ लटक जाता है। माइक बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और देखता है कि वो घोस्ट वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है और वो विंडो खुद ब खुद बंद हो जाती है। जब माइक दोबारा से उस मैप को देखता है तो मैप पूरी तरह से बदल जाता है और अब उसमें सिर्फ माइक का रूम ही नजर आ रहा था, जबकि बाकी पूरा होटल ब्लैक दिखाई देता है। उसके बाद माइक देखता है कि सिर्फ मैप ही नहीं बल्कि उस पूरे रूम की शक्ल बदल चुकी थी। अब वहाँ के दरवाजे और खिड़कियों के सामने एक सीमेंट की दीवार बन चुकी थी। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। माइक खुद को नॉर्मल करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है, ये सोचते हुए कि शायद माइक को कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग में भी माइक इस रूम को हॉन्टेड ही कह रहा होता है। माइक को जब कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो वो अपना बैग चेक करने लगता है और अपने बैग से लैपटॉप निकाल के किसी तरह लिली को कॉल करता है। और जब वो कॉल पर आती है तो बिना वक्त जाया किए माइक लिली को कहता है कि वो एक अजीब जगह पर फंस चुका है। वो पुलिस को डॉल्फिन होटल रूम नंबर 1408 में भेजे, लेकिन इससे पहले कि वो लिली को और कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाता, रूम में लगा शावर खुद ब खुद चल पड़ता है और माइक के लैपटॉप और वहाँ रखी हुई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब कर देता है। जब माइक उस शावर को बंद करता है तो अब रूम के अंदर की सभी चीजें जमने लगती हैं और वहाँ की ठंड बढ़ती जाती है। माइक अपने पास रखी हुई सभी चीजों को जला जला के खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अचानक से माइक के लैपटॉप पर एक कॉल आती है। जब माइक देखता है तो वो लैपटॉप खुद ब खुद ठीक हो चुका था। ये लिली की कॉल थी और वो कहती है कि पुलिस रूम नंबर 1408 में पहुंच चुकी है,
लेकिन वो बताती है कि रूम तो खाली है। अचानक से लैपटॉप के अंदर माइक की वीडियो खुद ब खुद अपनी एक्स से बात करने लगती है और वो लिली को रूम नंबर 1408 में आने के लिए कहता है, क्योंकि वो रूम अब लिली को भी अपने अंदर ट्रैप करना चाहता था। रियल माइक लिली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज लिली तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक से पूरा रूम टूटने लगता है और दीवार फटने लगती है। रूम में रखी हुई चीजें टूटने लगती हैं। रूम में बारिश होने लगती है। माइक वहां लगी हुई बोर्ड की पेंटिंग को मारता है और उस पेंटिंग का पानी भी रूम में आने लगता है, जिसकी वजह से माइक अब उस रूम में डूबने लगता है। अब माइक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद माइक के ऊपर की तरफ एक लाइट नजर आती है और माइक उसकी तरफ जाने लगता है। जब वो उस लाइट के पास पहुंचता है, वो खुद को उसी बीच के सरफेस पे देखता है जहां वो मूवी के स्टार्ट में था। थोड़ी देर बाद वहां से हेलीकॉप्टर गुजरता है और इस बार वो उस बैनर को पढ़ पाता है जिस पर लिखा था कि AXI लाइफ इंश्योरेंस पाने के लिए XXX 1408 पर कॉल करें। उसके बाद जब माइक की आंख खुलती है तो वो खुद को LA के एक हॉस्पिटल में देखता है। उसकी एक्स वाइफ लिली भी उसके साथ होती है और वो माइक को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो बिना वक्त गवाए लिली को डॉल्फिन होटल रूम नंबर 1408 के बारे में बताने लगता है, लेकिन लिली कहती है कि उसने कभी इस होटल के बारे में नहीं सुना। कुछ दिन बाद माइक लिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट करता है। वो दोनों अपने रिश्ते को एक नया चांस देने का फैसला करते हैं। एक रात डिनर पर माइक अपने होश खो देता है जब वो उस होटल में एक वेट्रेस को देखता है जो बिल्कुल उस औरत जैसी दिखाई दे रही थी जिसको माइक ने रूम नंबर 1408 में देखा था। माइक घबरा जाता है, लेकिन जब वो उसे दोबारा देखता है तो माइक को एहसास होता है कि ये बस उसका एक वहम था। खुद को उस सब से निकालने के लिए माइक एक बुक लिखना स्टार्ट करता है जिसमें वो अपना रूम नंबर 1408 का एक्सपीरियंस लिखने लगता है। जल्द ही वो इसको कंप्लीट कर लेता है और वो इसको प्रिंट करवाने जाता है। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि वो इस स्क्रिप्ट को न्यूयॉर्क अपने पब्लिशर के पास भेज सके, लेकिन वहाँ का स्टाफ बॉय उसको कहता है कि ऑफिस क्लोज हो चुका है। लेकिन जब वो माइक की तरफ मुड़ता है तो माइक परेशान हो जाता है क्योंकि इस आदमी का चेहरा बिल्कुल उस बेल बॉय जैसा था जो माइक ने डॉल्फिन होटल पर देखा था। अचानक से पोस्ट ऑफिस में खड़े सब लोग पोस्ट ऑफिस को तोड़ने लगते हैं। माइक खुद को दोबारा से रूम नंबर 1408 में देखता है, यानी अब तक जो भी एक हफ्ते में उसके साथ हुआ ये बस उसका एक ख्वाब था और माइक अभी भी उसी रूम में फंसा हुआ था। अब इस रूम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। माइक मदद के लिए वहाँ चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर माइक की बेटी आती है और उसको डैडी कहती है। माइक जानता था कि ये उसकी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी माइक खुद को उसे गले लगाने से रोक नहीं पाता और पता चलता है कि माइक की बेटी कैटी कैंसर की वजह से अब नहीं रही थी और यही वजह थी जिसकी वजह से लिली और माइक अलग हो गए थे। उसके बाद माइक कैटी से कहता है कि अब वो एक अच्छी फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे और अब वो एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तभी कैटी दोबारा से उसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। माइक जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे मुझसे दोबारा नहीं छीन सकते। तभी दोबारा से रेडियो पर लाउड म्यूजिक बजने लगता है और कैटी की बॉडी कंक्रीट बनके बिखरने लगती है। माइक अब अपना आपा खो के भागता है और चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगता है, लेकिन म्यूजिक चलता रहता है और हमें पता चलता है कि टाइमर खत्म होने वाला है। अगले सीन में टाइमर 0 पर सेट होता है और माइक खुद को उसी रूम में देखता है और ये बिल्कुल पहले जैसा था, कुछ भी खराब या टूटा हुआ नहीं था। वो घड़ी भी दोबारा से अगले घंटे के टाइमर पर लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि माइक एक कभी ना खत्म होने वाले सफर में फंस चुका है। थोड़ी देर बाद टेलीफोन बजने लगता है और माइक कॉल उठा के कहता है कि तुम मुझे एक बार में ही क्यों नहीं मार देते, जिस पर वो आदमी बोलता है कि माइक के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो बार बार कभी ना खत्म होने वाले इस टाइम में फंसा रहे या फिर अपनी जान खुद ले ले। उसके बाद माइक नोटिस करता है कि रूम में 2 कब्रें बनी हुई थी, माइक और उसकी बेटी कैटी की। माइक को एहसास हो गया था कि वो रूम जानबूझ के माइक को खुद को मारने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसा कि उसने अब तक सभी लोगों के साथ किया था। तभी वो कॉल ऑपरेटर दोबारा से माइक को पूछता है कि क्या वो क्विट करने के लिए तैयार है, जिस पर माइक कहता है कि नहीं। उसके बाद वो आदमी माइक को कहता है कि ठीक है, कुछ ही टाइम में तुम्हारी एक्स वाइफ भी इस रूम में आ जाएगी। ये सुन के माइक घबराता है और फैसला करता है कि अब वो इस सबको खत्म करेगा। वो वहाँ पर रखी हुई अल्कोहल की एक बोतल देखता है जो कि उसे मैनेजर ने दी थी, लेकिन अब ये बोतल भरी हुई थी। माइक जल्दी से उस बोतल को पकड़ता है और इसमें कपड़ा लगा के उसको आग लगा देता है और फिर उसे दीवार पर फेंक देता है। कुछ ही टाइम में होटल का अलार्म बजने लगता है और सभी लोग घबरा के भागने लगते हैं। लिली जो अभी बस यहाँ पहुंची थी, वो पुलिस को बताती है कि उसका हस्बैंड माइक ऊपर रूम नंबर 1408 के अंदर है, जबकि दूसरी तरफ माइक अपने रूम में रिलैक्स बैठ के सिगरेट पी रहा था। माइक हंसने लगता है कि आखिरकार ये रूम तबाह हो जाएगा। उसके बाद सीन कट होके माइक के फ्यूनरल पर आता है और हमें पता चलता है कि माइक भी उस रूम में बच नहीं सका। लिली वहाँ पर स्पीच देती है और कहती है कि आखिरकार अब माइक और कैटी साथ में हैं। उसके बाद जिरल्ड वहाँ पे आता है और लिली को माइक की बची हुई चीजें देता है, जिस पर लिली उनको लेने से मना कर देती है और कहती है कि अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। जब जिरल्ड वो चीजें लेके वापस जाने लगता है तो वो माइक का टेप रिकॉर्डर देखता है और जब वो उसको प्ले करता है
तो उसमें माइक की आखिरी पलों की आवाजें होती हैं और साथ साथ कैटी की चीखें भी। जब जेरल्ड अपने मिरर में देखता है तो उसको एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। जब अपनी कार बैक करने लगता है तभी उसे माइक का जला हुआ घोस्ट नजर आता है। जेरल्ड डर के वो टेप रिकॉर्डर वापस रख देता है और वहां से चला जाता है। लास्ट सीन में हम माइक की सोल को देखते हैं जो अभी भी रूम नंबर 1408 में फंसी हुई थी और साथ में कैटी जो उसको डैडी कह रही थी।